नमस्कार बच्चों। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12वीं से अध्याय 7 कविता बादल राग। रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का सह प्रसंग व्याख्या। बादल राग कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रगतिवादी कविता है, जिसमें कवि बादल का आह्वान क्रांति के अग्रदूत के रूप में करते हैं। कहते हैं, वाचन देखिए। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दयी विपल्लव की पलवित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर में पृथ्वी के आशाओं से नव जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे, हे विपल्लव के बादल। क्या कह रहा है? तिरती है, तिरती तैरना, समीर सागर वायु रूपी सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। कवि कहता है, हे बादल, तुम बार बार अपनी घोर गर्जना से इस आकाश पर छा जाओ। इस आकाश पर वायु के अंदर बादल इस प्रकार से तैर रहे हैं जैसे समीर रूपी सागर पर बादल इस प्रकार से तैर रहे हैं जैसे अस्थिर सुखों पर दुख की छाया सदा मंडराती रहती है। ठीक उसी प्रकार से इस वायु रूपी सागर पर बादल मंडरा रहे हैं। दग्ध होता है दुखी हृदय पर। इस संसार के दुखी और पीड़ित हृदय पर निर्दयी होते हैं, जिसमें दया न हो, दया से विहीन या करूर हृदय पर निर्दयी विपल्लव की पलवित माया। इस प्रकार से कवि कहते हैं कि पलवित डूबा हुआ विपल्लव नष्ट करने वाला, हे बादल, तुम अपनी नष्ट करने वाली अद्भुत शक्ति से इस सारे संसार पर, यह तेरी रणतरी का अर्थ है रण युद्ध रूपी नौका, तुम अपनी युद्ध रूपी नौका से इस सारे संसार पर इस प्रकार से छा जाओ भरी आकांक्षाओं से। और जो ये तुम्हारी युद्ध रूपी नौका है, यह आकांक्षाओं अर्थात निम्न पिछड़े वर्ग की आशाओं, इच्छाओं, आकांक्षाओं से भरी हुई है। घन भेरी गर्जन अर्थात घोर गर्जना से इस प्रकार से छा जाओ कि कोई भी सुप्त से सजग अर्थात जागरूक, सुप्त अर्थात सोया हुआ, अंकुर अर्थात बीज, उर अर्थात हृदय में पृथ्वी के हृदय में सोया हुआ बीज भी सजग जाग जाए, सोया हुआ बीज भी जाग कर उसके मन में भी आशाएं उमंग भर जाएं। और हे बादल, तुम इस प्रकार से उस बीज की, उस निम्न वर्ग की आशाओं से नव जीवन की ओर, वह बीज पृथ्वी के अंदर जो सुप्त पड़ा है, सोया हुआ पड़ा है, उसके हृदय में भी नए जीवन की आशा जागृत कर दो। वह भी अपना सिर ऊंचा करके निरंतर उस बादल को, क्रांति के उस बादल को निरंतर ताक रहा है। हे क्रांति के अग्रदूत बादल, इस प्रकार से तुम इस पृथ्वी पर छा जाओ। यहाँ पर कवि कह रहा है कि प्रगतिवाद का सीधा प्रभाव यहाँ पर देखा जाता है। कवि ने बादल को विप्लवकारी योद्धा के रूप में स्थान दिया है। प्रगतिवाद का झलक है, प्रतीकात्मक है। तत्समनी शब्द जैसे समीर, अस्थिर, दग्ध, प्लावित, सुप्त आदि। दृश्य बिंब, खड़ी बोली, मुक्त छंद, मानवीकरण। फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार। सुन घोर वज्र हुंकार, असनीपात से शायित उन्नत सतवीर, सतविक्षत हत अचल शरीर, गगन सपर्शी सपर्दाधीर। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, शस्य अपार, हिल खिल हाथ हिलाते, तुझे बुलाते, विपल्लव रव से छोटे ही शोभा पाते। कवि क्या कर रहा है? हे बादल, तुम्हारी बार बार घोर गर्जना को सुनकर और तुम्हारी मूसलाधार बारिश से, मूसलाधार बहुत तेज बारिश, जो संसार के पूंजीपति लोग हैं
वे अपना हृदय थाम लेते हैं, अर्थात डर और भय से शांत और चुपचाप खामोश हो जाते हैं। उनमें किसी प्रकार की हलचल नहीं होती। सुन सुन घोर वज्र हुंकार, और तुम्हारी घोर और भयानक वज्र के समान कठोर जो आवाज है उससे अग्निपात, अग्निपात होता है बिजली के का गिरना, शायद होता है नष्ट होना, उन्नत होता विकसित, जो बलिष्ठ हैं, सत सत होते सैकड़ों वीर। और तुम्हारे एक ही अग्निपात बिजली के गिरने से जो बड़े बड़े योद्धा हैं, यहाँ अग्निपात का अर्थ है पूंजीपति वर्ग, अग्निपात का अर्थ है बादल की शक्ति, और उन्नत सतवीर है पूंजीपति वर्ग, जिनमें सतविक्षत, सतविक्षत होता है नष्ट भ्रष्ट, हत होता है निराश है हारा हुआ, अचल होता है पर्वत के समान शरीर, पर्वत के समान शरीर वाले पूंजीपति वर्ग भी तुम्हारे एक ही अग्निपात से सैकड़ों वीर धराशायी हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। गगन स्पर्शी सफलताधीर, जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा उठने की, संघर्ष करने की और आगे बढ़ने की, आकाश को छूने की जो प्रतिस्पर्धा है, आपसी होड़ है, वे लोग भी इस समय तुम्हारे एक ही अग्निपात से ढेर हो जाते हैं। और ऐसे समय में जो छोटे पौधे हैं जिनका भार तुच्छ मात्र है, वे हंसते हैं, शस्य अपार, उनमें सौंदर्य अपार है, वे हिल हिल कर खिल खिल कर हाथ हिलाते हैं और तुझे निरंतर अपनी ओर बुलाते हैं। विप्लव से छोटे ही शोभा पाते, क्रांति के प्रभाव से, मूसलाधार बारिश से जो छोटे पौधे हैं वे हरे भरे होते हैं, वे खुशी प्राप्त करते हैं, आनंदित प्राप्त करते हैं। प्रस्तुत पद में कवि ने बादल को क्रांति का अग्रदूत कहा है कि वे किसी भी प्रकार से बड़े बड़े पूंजीपतियों को धराशायी कर देते हैं। यहाँ पर सुन सुन, बार बार, फिर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हृदय थाम लेना दृश्य बिंब है। बादल का मानवीकरण है। शस्य अपार, हिल हिल खिल खिल, तुम्हें बुलाते छोटे पौधे अतिभार, दृश्य बिंब, मानवीकरण। आगे देखते हैं। मुक्त छंद खड़ी बोली। आतंक अंक अट्टालिका नहीं है रे, आतंक भवन सदा पंख पर ही होता, जल विपल्लव पलावन, शूद्र प्रफुल्लित जलद से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। रुद्रकोश है, शुभ्रतोष है, अंगनांग से लिपटे भी आतंक अंक पर काप रहे, धनी वज्र गर्जन से बादल, त्रस्त नैन मुख ढाप रहे, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, हे विपल्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, हे जीवन के पारावार। कवि कहता है कि जब इस संसार में बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं वे खाली महल नहीं हैं, जब वर्षा होती है या जब क्रांति आती है तो इन बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोगों में, इन महलों में आज ये महल नहीं रहते बल्कि आतंक के भवन बन जाते हैं। लेकिन जब इस प्रकार से बादल क्रांति को लेकर आता है तो वह सदा पंख पर ही होता है, अर्थात क्रांति की जो शुरुआत है पंख से ही, अर्थात कीचड़ से ही होती है। कीचड़ का यहाँ पर अर्थ है निम्न वर्ग, निम्न वर्ग से ही क्रांति की शुरुआत होती है, निम्न वर्ग के लोग ही क्रांति को लेकर आने वाले हैं। जल विपल्लव पलावन, शुद्ध प्रफुल्लित जलज से, और फिर यह जो विनाशकारी सभी जगह पानी को भर देने वाली जो शक्ति है, शुद्र अर्थात निम्न, प्रफुल्लित खुश होते हैं, और जलज से, जलधा कमल, सदा छलकता नीर। कमल यहाँ पर पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है, धनाढ्य वर्ग का प्रतीक है, और वह वर्षा से जो जलज है, पूंजीपति है, उनकी आंखों से सदा ही जल नीर टपकता रहता है। दुखी और पीड़ित होते हैं क्योंकि उन्हीं को बहुत छिन जाने का डर और भय लगा रहता है। निम्न वर्ग तो रोग शोक में भी हंसता है क्योंकि उन पर क्रांति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे निरंतर रोग में भी, शोक में भी, पीड़ा में भी सदा उस शैशव के सुकुमार बालक के समान हंसते रहते हैं। जो बाल्यकाल में जिस प्रकार से बालक बीमारी, रोग, शोक में भी हंसता रहता है, उसी प्रकार से निम्न वर्ग प्रत्येक परिस्थिति में खुश रहता है। पूंजीपति वर्ग रुद्रकोश है, उनके जो खजाने हैं बंद हो गए हैं। शुभ तोष है, उनके अंदर का जो शोक है वो भी शुद्ध अर्थात तुच्छ हो गया है, नष्ट हो गया है। वे इस दुख और भय के कारण अंगना अर्थात स्त्री से के अंगों से लिपटे छिपे रहते हैं, आतंक अंक पर काप रहे, और वे प्रिया के
अंगों से लिपटे होने पर भी निरंतर कांपते रहते हैं, अर्थात प्रियतमा या पत्नी के अंगों से लिपट कर भी उन्हें डर और भय लगा रहता है। धनी वज्र गर्जन से हे बादल, अपनी घनी अर्थात घोर गर्जना के साथ हे बादल इस प्रकार से इस आकाश पर छा जाओ। त्रस्त नयन मुख ढाप रहे, वे दुख और पीड़ा से अपने मुंह को ढक लेते हैं। जीर्ण बाहु, जीर्ण होती है कमजोर, क्षीण होती है नष्ट या बहुत ही क्षीण मात्र। जीर्ण, उनकी बाजू कमजोर है, उनका शरीर भी बहुत ही निर्दयी और कमजोर हो चुका है। जीर्ण जर्जर कमजोर, उनका जो शरीर है जीर्ण हो गया है, कमजोर हो गया है, उनका शरीर भी भुजाएं भी। तुझे बुलाता कृषक कदीर, इस प्रकार से हे बादल वह किसान जिसका शरीर और भुजाएं बहुत अधिक कमजोर हो गई हैं, जर्जर हो गई हैं, वे तुम्हें बुला रहे हैं। हे क्रांति को लेकर आने वाले वीर, तुझे वह बादल निरंतर वह किसान बुला रहा है। चूस लिया है उसका सार, क्योंकि पूंजीपति वर्ग ने, धनाढ्य वर्ग ने, जमींदारों ने उसके अंदर की जो शक्ति है उसका खून और मांस पूरी तरह से चूस लिया है। उसका संपूर्ण सार नष्ट होने वाला है। उसके शरीर में मात्र हाड़ मात्र ही शेष रह गया है, उसमें अस्थिपिंजर ही शेष है। हे जीवन के पारावार, पारावार करता है सागर, हे जीवन को देने वाले महासागर, इस प्रकार से वह तुम्हें निरंतर बुला रहा है। उसकी आशाएं तुझसे ही है। वह हे बादल तुम जीवन के दाता हो, इस प्रकार से अपनी घोर गर्जना से बारिश करो ताकि उसका जीवन सुधर सके। हे क्रांति को लेकर आने वाले बादल, इस प्रकार से संपूर्णतः छा जाओ। यहाँ पर क्रांति के अग्रदूत के रूप में बादल का चित्रण किया है। वह क्रांति को लेकर आने वाला है, किसान की दुर्दशा का चित्रण किया है। इसके लिए पूंजीपति वर्ग ही मुख्य है। यहाँ पर तत्समनी शब्दावली है, प्रयोगवादी कविता का स्पष्ट वर्णन है, प्रसाद गुण है, मुक्त छंद है, खड़ी बोली है। धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।